एवरीबॉडी, वेलकम टू हिस्ट्री बाय एसआरबी। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ क्वेश्चन बैंक सीरीज की सेगमेंट में लाया हूँ, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिस्कस की जाएगी। चूंकि आपकी एग्जाम आने वाली है, तो सबसे पहले आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे मार्क्स को सिक्योर करें, और उस अच्छे मार्क्स को सिक्योर करने में एक थोड़ी सी हेल्प हमारी रहती है और थोड़ा सा गाइडलाइन हमारा रहता है हिस्ट्री बाय एसआरबी का, जिससे आप इसमें बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अभी एग्जाम का समय है और आपके लिए मैं एक सीरीज ला रहा हूं जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी से यानी कि सोशल साइंस की कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अभी आपके लिए मैं दे रहा हूं। और यहां से आप रिवीजन करें तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ऐसा है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए होगा और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आप बने रहेंगे हिस्ट्री बाय एसआरबी के साथ में। तो चलिए विदाउट डूइंग डिले लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये 2015 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर देख लें, क्योंकि 15 से अभी 23 है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपके लिए कंप्लीट बेनिफिशियल हो सके। तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है कि सपोज योर पेरेंट्स वांट टू परचेज गोल्ड ज्वेलरी अलॉन्ग विथ यू, देन which logo will you look for on the jewelry। तो ज्वेलरी में कौन सा लोगो देखेंगे यदि आप गोल्ड खरीद रहे हैं तो। नेक्स्ट में है why has the national manufacturing competitiveness council been set up, यानी कि ये जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल है इसकी स्थापना क्यों की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द गाइडिंग फिलॉसफी ऑफ भारतीय जनता पार्टी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो गाइडिंग फिलॉसफी है, उसका दर्शन, उसका सिद्धांत है, उसका क्या मोटो है, इसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 4, तो हाउ डज मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो VVI के कैटेगरी में आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है। तो जनरल क्वेश्चन के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं आपको नॉक करूंगा ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को माइंड में रखेंगे जो आपको रिपीट होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो आप देख रहे हैं, हाउ डज मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप माइंड में रखेंगे या इसको रिवीजन करेंगे, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट में है हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी, यानी कि डेमोक्रेसी जो है आप हिंदी भी यहाँ देख सकते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर हिंदी भी दी है, तो मुझे हिंदी एक्सप्लेन करने की आई थिंक जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन जो जहाँ पर मुझे ऐसा फील होगा कि मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी वहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि CBSE बोर्ड में शायद प्रॉब्लम होती है हिंदी समझने में। यहाँ पर थोड़ी बहुत मैं हिंदी भी एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए, और रेस्ट तो बहुत ही ईजी है, नो प्रॉब्लम। ना क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रेड बैरियर, यानी कि ट्रेड बैरियर का मतलब क्या होता है। यहाँ पूछा गया है कि जो व्यापार होता है तो वहाँ पर अवरोधक क्या है, बैरियर क्या है, कौन सा ऐसा चीज़ है जो ट्रेड को रोकने का काम करती है। तो यहाँ पर पूछा गया वो ट्रेड बैरियर कौन सा है, व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रेड बैरियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई डू पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व पार्टीशनशिप, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो अलग अलग क्यों हो जाती है, पार्टीशनशिप क्यों होता है, विभाजन क्यों हो जाता है, अलग अलग क्यों हो जाते हैं, बहुत सारा कारण होता है। अब मैं यहाँ पर आंसर को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो व्हाई डू पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व पार्टीशनशिप, यानी कि राजनीतिक दल जो होते हैं उसके बीच में पक्षपात, यहाँ तो हिंदी लिखी है पक्षपात, तो पक्षपात को एक्सप्लेन मैं करूंगा ऐसे कि फूट क्यों पड़ती है, सिंपल भाषा में समझेंगे कि पार्टियों में फूट क्यों पड़ जाती है, अलग अलग क्यों हो जाते हैं। नेक्स्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज। तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का मुख्य उद्देश्य क्या था, मेन एम क्या था। और में दी गई है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन कैंप, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन कैंप। कंसंट्रेशन कैंप का मतलब क्या होता है, यातना शिविर जो होती जहां पनिशमेंट दी जाती थी, तो उसका मतलब क्या होता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल हाउ यू कैन यूज द राइट टू सीक रिड्रेसल। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस तरह से यहाँ पर आपको एग्जांपल देना है, उदाहरण देकर समझाना है कि जो आपको नुकसान होता है कुछ, जैसे यहाँ पर क्षतिपूर्ति दी गई है, सिंपल भाषा में बताना चाहूँगा, सिंपल लैंग्वेज में, कि जो आपको नुकसान होता है तो क्षतिपूर्ति निवारण के अधिकार का आप किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। यानी यदि आपको किसी तरह का रिड्रेसल होता है, नुकसान होता है, तो उसको आप जो है कैसे
पूरा करेंगे, उसका जो नुकसान आपका जो हुआ उसको कैसे पूरा करेंगे, कैसे कर सकते हैं निवारण जो आप, तो इसके लिए कौन सा राइट आपको दिया गया है, किस तरह के अधिकार आपको दिए गए, किस तरह के राइट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 10 में है डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड। अब देखो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप रख सकते हो, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड, यानी कंट्री साइड मीन्स क्या होगा, गांव देहात का एरिया। तो गांव में यानी जो किनारे, या यहाँ किनारे कहने मतलब कंट्री साइड कहने मतलब तात्पर्य ये हो गया कि जो गांव एरिया है, विलेज एरिया है। तो कंट्री साइड में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस प्रकार से स्प्रेड हुआ था, किस प्रकार से फैला था, किस प्रकार से आगे बढ़ा, तो इसके बारे में यहाँ पर बताना है कि कंट्री साइड में गांव के लोगों में कैसे नॉन कोऑपरेशन को लिया, किस प्रकार से उन लोगों ने आंदोलन किया, तो यहाँ पर पूछा गया है। देखो मैं क्वेश्चन इसलिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं अच्छे तरीके से और उसका आंसर जानते हुए भी नहीं लिख पाते। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए एग्जाम में आपको 15 मिनट्स का टाइम भी दिया जाता है। तो आप ये 15 मिनट्स को टॉकिंग करने में बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दी गई कि फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेट्स दी मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। तो फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी जो व्यापार होता है, तो विदेशी जो व्यापार होता है विदेशियों के साथ मतलब अलग अलग कंट्री के साथ जो हमारा ट्रेड होता है, इससे क्या होता है मार्केट जो है ये अच्छा बनता है, इंटीग्रेट होता है, मार्केट जुड़ता है आपस में, है ना। तो अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्गुमेंट्स, यानी यदि दूसरे कंट्री के साथ व्यापार होती है तो इससे जो ट्रेड है, व्यापार है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ता है, इंटीग्रेट होता है, मिलता है ना। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे ये होता है, एग्जाम्पल देना है। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ वाटरवेज इन इंडिया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इससे पूछा गया है मेनी टाइम्स। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन को रिपीट की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ वाटरवेज, यानी कि वाटरवेज की 3 विशेषताओं को बताना है, हिंदी में कहे तो जल मार्गों की विशेषताएं बतानी है। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 13 में है कि व्हाई इज मॉडर्न करेंसी एक्सेप्टेड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब लेन देन, यानी कि पैसे जो है, पैसे को हम लोग लेन देन के लिए यूज करते हैं, एक्सचेंज के रूप में यूज करते हैं। तो विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, है ना। तो इसका खुद का यूज ऐसा कुछ नहीं है पैसे का, लेकिन फिर भी इसको हम लोग एक्सचेंज के रूप में, मीडियम एक्सचेंज के रूप में यूज करते हैं, लेन देन के रूप में यूज करते हैं, किसको, मॉडर्न करेंसी को। तो फिर अब यहाँ पूछा गया है कि क्यों ऐसा किया जाता, फाइंड आउट द रीजन, इसके पीछे कारण बताइए कि जो करेंसी है उसका यूज हम लोग एक्सचेंज के रूप में क्यों करते हैं, किसी भी लेन देन को खुद को लेन देन में क्यों नहीं यूज करते हैं, पैसे लेन देन करते हैं क्या, नहीं, कुछ का किसी चीज को हम लोग खरीदने में परचेज करते हैं, है ना, परचेज करते हैं किसी भी चीज को लेने में, और ये हेल्प करती है कौन, हमारा जो करेंसी है वो हेल्प करती है। तो आप यहाँ पर पूछा गया है कि इसका कारण क्या है, फाइंड आउट द रीजन। क्वेश्चन में अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाए और आंसर आप लिख सको अच्छे से। नेक्स्ट में है कि अ चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी, आपके पास जो चुनौतियां हैं वही आपके लिए मौका भी है। किसके लिए मौका है, तरक्की के लिए। आपके पास यदि प्रॉब्लम आती है, कुछ चैलेंज आती है, तो ये आप समझें कि ये हमें तरक्की करने का एक मौका है। जैसे कोरोना फैल गया था ना, तो कोरोना में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को चुनौती तो मिली, बट उसी ने उसे आगे बढ़ने का भी मौका दिया, बहुत लोग उससे आगे बढ़े, बहुत लोगों को बेनिफिट भी हुआ, हर किसी को नुकसान नहीं हुआ। तो चैलेंज जो है ये हमें आगे बढ़ने का, प्रोग्रेस करने की, तरक्की करने का एक मौका देती है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, इसके सपोर्ट में आपको कुछ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में दी गई है कि हाउ डू मनी एंड मसल्स पावर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्शन, एक्सप्लेन। तो अब ये आगे देखो, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि इलेक्शन, हाउ डू मनी एंड मसल्स पावर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्शन। जब चुनाव होता है, इलेक्शन होती है, तो वहां पर मनी और मसल्स पावर कितना चुनाव को प्रभावित करती है, यानी कि जिसके पास पैसे होते हैं वो पैसे लेन देन करके किस प्रकार से इलेक्शन को प्रभावित करते हैं, या जिसके पास जो ताकतवर है, बाहुबली है, तो वे चुनाव को कैसे प्रभावित करते हैं। इसी बारे में पूछा गया यहाँ पर कि पैसा और पावर, मनी पावर और मसल्स पावर कैसे चुनाव को प्रभावित करता है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट में 16 में है कि यूरोप में, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, हाउ डिड नेशनलिज्म डेवलप थ्रू कल्चर इन यूरोप। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि ये कल्चर में इस बार के बहुत 2-3 जो 2 ईयर 3 ईयर्स पहले जो एग्जाम आए थे उसमें भी पूछा गया था। ये
आई थिंक 3 to 4 टाइम्स पूछा जा चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हाउ डिड नेशनलिज्म डेवलप थ्रू कल्चर इन यूरोप, यानी यूरोप में जो राष्ट्रवाद का जो प्रचार हुआ था उसको बढ़ाने में कल्चर ने कहाँ तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, कल्चर की क्या भूमिका थी, संस्कृति की क्या भूमिका थी। ठीक है, रोमांटिक वाला पढ़ा होगा आपने, तो यहाँ पर ये पूछा गया कल्चर, जैसे आपको बुक्स है, पोएट्री है, सॉन्ग है, इन सब की हेल्प से यूरोप में नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ था। और में दी गई है कि हाउ डिड पॉल बर्नार्ड आर्ग्यू इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वियतनाम, यानी कि जो वियतनाम है वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यानी कि वहाँ के आर्थिक जो विकास है उसके बारे में पॉल बर्नार्ड ने क्या आर्गूमेंट दिया था, क्या सुझाव दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 में कि हाउ डिड सॉल्ट मार्च बिकम एन इफेक्टिव टूल ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सॉल्ट मार्च जो गांधी जी ने किया था, नमक सत्याग्रह जो किया था, ये जो है कॉलोनिज्म यानी कि जो ब्रिटिश थे तो उसको रोकने में, रेसिस्टेंट करने में, उसको हराने में या उसको उसके खिलाफ में जो सॉल्ट मार्च निकाला गया था एक बहुत ही प्रभावित और बहुत ही अच्छा तरीका था। ये तरीका कैसे अच्छा था, यानी सॉल्ट मार्च किस प्रकार से कॉलोनियन जो कॉलोनीज थी, जो ब्रिटिश पावर थी, उसको रोकने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले की सॉल्ट मार्च ने। कैसे आप कर सकते हो, हाउ कैन यू से दिस वन। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 18 में है कि व्हाई हैज द छोटा नागपुर प्लेटू रीजन द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। पूछा गया कि छोटा नागपुर प्लेटू में ये जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर प्लेटू यानी कि झारखंड का जो क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है, तो यहाँ पर क्या कारण है इस प्लेट में रीजन में द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन ऑफ स्टील इंडस्ट्रीज, यानी इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है छोटा नागपुर प्लेटू में, इसके पीछे क्या कारण है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हाउ कैन सोलर एनर्जी सॉल्व द एनर्जी प्रॉब्लम टू सम एक्सटेंट इन इंडिया, गिव योर ओपिनियन। यहाँ सिंपल पूछा गया कि सोलर एनर्जी जो होती है ना, सोलर एनर्जी ये कैसे हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करती है जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है ना। तो सोलर एनर्जी सॉल्व द एनर्जी प्रॉब्लम, यानी जो एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि जो बिजली करंट से रिलेटेड है या जो पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सोलर एनर्जी कहाँ तक हमारे लिए हेल्पफुल है, इसके बारे में आपको लिखना है, अपना ओपिनियन देना है, अपना विचार देना है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 20, हाउ इज डेमोक्रेसी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन्स एनालाइज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पूछा गया है कि डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी क्या है, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, उत्तरदायी सरकार होती है ना। तो हाउ इज डेमोक्रेसी अकाउंटेबल, डेमोक्रेसी किस प्रकार से अकाउंटेबल है, किस प्रकार से रिस्पॉन्सिव है ना, किसमें टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन, यानी कि जो सिटीजन है, जो नागरिक है, उनका जो आशाएं है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, उनकी जो जरूरतें हैं लोगों की, तो उसमें ये खरा कैसे उतरती है, किस प्रकार से डेमोक्रेसी उसके प्रति अकाउंटेबल है और किस प्रकार से वो रिस्पॉन्सिव भी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 21 में है कि ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स हैज बीन एडवांटेजियस टू कंज्यूमर, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल। अब यहाँ देखो, ग्लोबलाइजेशन माइंड में रखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का जो चैप्टर है या ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये आपको 90% आप मान के चलें कि ग्लोबलाइजेशन का एक क्वेश्चन होना ही होना है। अब इस बार देखेंगे कि क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन से मिलता है या नहीं मिलता है। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ समझ लें। तो ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, यानी कि पूरे ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्या होता है, पूरे वर्ल्ड से जो लेन देन होती है, रहना आना जाना, इस सिस्टम को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो ग्रेटर ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन, एक हो गया ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण और एक हो गया ग्रेटर कंपटीशन, यानी बहुत सारी जो प्रतिस्पर्धा हो चुकी है, कंपटीशन हो गया है, किसके बीच में, प्रोड्यूसर्स के बीच में, यानी कि जो निर्माण करते हैं, जो फैक्ट्री देते हैं, जो किसी चीज को बनाते हैं। तो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो प्रोड्यूसर के बीच में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया, हुआ नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट आने लगे हैं। तो बहुत सारे जो प्रोडक्ट ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुत सारे प्रोडक्ट किसी कंट्री में आने लगे हैं, तो जो एक भी चीज़ को बनाते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इस कंपटीशन से बेनिफिट किसको होता है, बेनिफिट होता है किसको, कंज्यूमर्स को बेनिफिट होता है, जो उपभोक्ता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग कस्टमर हैं। तो हम लोग के लिए क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन के कारण जो
कंपटीशन प्रोड्यूसर के बीच में है, इसका फायदा कंज्यूमर को मिलता है। आप कैसे कर सकते हो इसके बारे में लिखना है। अभी मोबाइल कंपनी थी, मोबाइल कंपनी मान लो एक इंडियन मान लो है, एक ही है, ठीक है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कारण अलग अलग कंट्री से भी मोबाइल बनाने वाले कंपनी जो हमारे कंट्री में आई, तो क्या होगा, ये कंपटीशन किसके लिए हुआ, प्रोड्यूसर्स के लिए जो बना रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए जो खरीदने वाले हैं उसके लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा, क्योंकि उसको कम रेट में अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, ये बेनिफिट है। नेक्स्ट में है एक्सप्लेन एनी 5 मेजर प्रॉब्लम्स पोज्ड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। ये भी दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण भारत में यानी कि हमारे कंट्री में जो है ये क्या क्या प्रॉब्लम हुआ। एक्सप्लेन एनी 5 मेजर प्रॉब्लम्स पोज्ड बाय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के कारण हमारे कंट्री में हमारे लोगों पर क्या आपत्ति आई, क्या प्रॉब्लम हुई, कौन सी प्रॉब्लम हमें झेलना पड़ा, या कौन सा जो भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, यानी व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम वी हैड टू फेस ड्यू टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 23 में है कि व्हाई वाज द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कंसंट्रेट इन कॉटन ग्रोइंग बेल्ट इन द अर्ली ईयर्स। तो अब यहाँ पूछा गया है कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थे यानी सूती वस्त्र का जो इंडस्ट्री होता है ये कंसंट्रेट है, यानी कि एक ही जगह मौजूद है ना, एक ही जगह स्टैब्लिश हो रही है, कहाँ पर, इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट, जहाँ पर कॉटन उगाया जाता है। तो सिंपली तो जहाँ पर कॉटन ग्रोइंग होती है, जहाँ कॉटन की खेती होती है, वहीं पर कॉटन टेक्सटाइल यानी कॉटन की जो मिल होती है वहाँ पर सेटअप होती है। तो इसके बारे में बताना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, जहाँ पर कॉटन उगाया जाता है वहीं पर ज़्यादा कॉटन की इंडस्ट्री होती है। नेक्स्ट में है हाउ डू बैंक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की इकोनॉमी में, भारत की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, अर्थव्यवस्था है, उसमें बैंक्स कैसे अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किस प्रकार से ये बैंक जो है इसका अच्छी भूमिका होती है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किस प्रकार से, यानी कहने का तात्पर्य ये हो गया कि बैंक होने से कैसे भारत का इकोनॉमी ग्रो करता है या ग्रो करने में हेल्प करती है, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 25 में विच इज द मोस्ट एबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल इन इंडिया, यानी कि जो इंडिया में कौन सा जो सबसे ज़्यादा है एबंडेंटली फॉसिल फ्यूल है जो पाया जाता है। ऐसे इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स डिफरेंट फॉर्म्स, और ये भी बताना है कि इसमें इसका इम्पोर्टेंस क्या है, अलग अलग तरीकों में डिफरेंट फॉर्म्स में इसका महत्व क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 26 द डेमोक्रेसी हैज बीन इवॉल्व थ्रू स्ट्रगल्स, यानी डेमोक्रेसी जो आई है, प्रजातंत्र जो हमें मिला है, डेमोक्रेसी जो मिला है, ये काफ़ी संघर्षों के बाद मिला है, स्ट्रगल के बाद मिला है, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट किया गया है, उसके बाद मिला है। कहाँ पर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी डेमोक्रेसी आया है, आसानी से डेमोक्रेसी नहीं आई है, उसके लिए लोगों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा, लोगों को मूवमेंट करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, उसके बाद लोगों को डेमोक्रेसी मिली है। तो सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल, आप ये कैसे कर सकते हो, इसका एग्जाम्पल आपको देकर बताना है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 27 कि व्हाट इज मीन्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो व्हाट इज मीन्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी से आपका क्या तात्पर्य है, क्या होती है पॉलिटिकल पार्टी, कुछ भी आप इसको समझ सकते हो। डिस्क्राइब द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या पूछा गया है कि पॉलिटिकल पार्टी का 3 जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स क्या हैं, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट, डिस्क्राइब पूछा गया है, इसके बारे में बताना है, वर्णन करना है, यानी 2 और 3 लाइन्स इसके बारे में लिखना है। 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, ये तीनों कंपोनेंट्स के बारे में आपको 2-2 लाइन लिखनी है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको प्रैक्टिस कर लेंगे आप। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 28 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डिस्क्राइब एनी 5 स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन। अभी तो जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया उन सारे क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब एनी 5 स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल, यानी कि एक सामूहिक पहचान बनाने के लिए, क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, यानी कि सामूहिक पहचान बनाने के लिए फ्रेंच के जो क्रांतिकारी थे, फ्रेंच जो रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने कौन कौन से तरीकों को अपनाया, यानी कौन कौन से स्टेप लिया, कौन कौन सा तरीका उसने यूज़ किया ताकि उनमें जो एक पहचान बन सके, एक सामूहिक पहचान, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी फ्रेंच पीपल में बन सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और में डिस्क्राइब एनी 5 स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेकोंग डेल्टा रीजन। यानी कि यहाँ पर भी और भी पूछा गया है, तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये चैप्टर पढ़े होंगे। फिर भी और में दिया गया है यहाँ पर कि डिस्क्राइब एनी 5 स्टेप टेकन बाय द फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच लोगों के द्वारा कौन सा ऐसा 5 कदम लिया गया है, 5 स्टेप्स लिया गया है, जिसके बारे में बताना है। किसके बारे में स्टेप लिया गया है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेकोंग डेल्टा रीजन, यानी मेकोंग डेल्टा का जो क्षेत्र है, रीजन है, इसके विकास करने में, इसको डेवलप करने में कौन कौन से 5 स्टेप्स फ्रेंच लोगों ने लिया था। नाउ नेक्स्ट वन 29 है, यहाँ पर मैप वर्क है। मैप वर्क में भी इसमें मैं आई एम गोइंग टू टेल यू विच क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ मैं बताऊंगा कि मैप वर्क में भी कौन कौन सा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चन आप जो देख रहे हो, ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो आप देख रहे हो ABC, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड, यानी कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अब यहाँ पर देखो नेम पूछा गया है, यानी कि एक मैप में आपको मिलेगा क्या, ए लिखा हुआ होगा मैप में, और उस जहाँ पर ए लिखा होगा वहाँ पर आपको उस प्लेस का नाम लिखना है जहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हुआ था। ठीक है, तो अलग अलग प्लेसेस में हुआ था, तो जिस प्लेस में यहाँ पर इंडिया का ए होगा उसमें उसी प्लेस का नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट में सपोज है कि लाहौर में हुआ है, क्योंकि इंडिया में नहीं है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो लाहौर में हुआ है, तो लाहौर में मान लो कि ए लिखा होगा, तो आपको ये पहचाना है कि ये प्लेस लाहौर है। ठीक है, वहाँ लाहौर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब मान लो कि सपोज दैट कोलकाता नागपुर में हुआ था, तो नागपुर में के प्लेस में मान लो कि ए होगा, तो आपको जानना होगा कि ये प्लेस नागपुर है, आपको नागपुर लिखना होगा। या होता है बेसिकली मद्रास का पूछा जाता है, मान लो जहाँ पर चेन्नई है, मद्रास है, वहाँ पर अगर ये लिखा होगा, ए लिखा होगा, तो आपको मद्रास तो नहीं मिलेगा, ए लिखा होगा उस प्लेस पे, आपको ये मालूम करना होगा कि ये प्लेस कौन सा है, ये प्लेस मद्रास है ना क्या है, तो यहाँ पर आपको चेन्नई या मद्रास, चेन्नई नहीं मद्रास लिखना होगा। तो ये प्लेस को आपको आइडेंटिफाई करनी है। नेक्स्ट में बी में द प्लेस एसोसिएटेड विद पीजेंट सत्याग्रह, यानी कि कौन सा ऐसा प्लेस है जो जहाँ पर किसानों ने सत्याग्रह किया था। अब किसानों ने सत्याग्रह चंपारण में भी किया था, खेड़ा में भी किया था। तो अब यहाँ पर देखना है कि बी जो आपका जो ऑप्शन ये बी है, ये बी कौन सा जगह में है, खेड़ा में दिया हुआ है गुजरात में, या बिहार में चंपारण में दिया हुआ है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर खेड़ा होना चाहिए, तो गुजरात में इसका होगा। फिर भी मैं हो सकता है कहीं भी हो सकता है, चंपारण में दिया जाता है, वहाँ भी किसान ही थे। ठीक है, तो हालांकि उसको चंपारण मेंशन करके दिया जाता है जो भी अभी तक एग्जाम हुए उसमें, तो यहाँ पर प्रोबेबली आपको पूछा जाएगा गुजरात का, जहाँ खेड़ा थी। नाउ नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर सी में द प्लेस रिलेटेड टू कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, तो वो कौन सा प्लेस है जहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी ने बंद किया था। चौरी चौरा जो यूपी में है, तो वहाँ पर आपको सी होगा और वहाँ पर आपको चौरी चौरा लिखना होगा। मैंने भी बता दिया, बट आपको पहचान करनी है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन आपने देखा ना, ये ABC तीनों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट की गई है, तो इसको आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे जो भी। और मैंने मैप वर्क के लिए अलग से भी मैंने स्पेशल वीडियो मैंने मैप के लिए बनाया, जिसमें टोटल मैप फिजिक्स में बता रहा हूँ, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को मैंने डील किया है। वो मैप वर्क वाला वीडियो आप देख लेंगे तो आपको मैप से किसी तरह के क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ये क्लियर हो जाएगा। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन रहा। अभी ज्योग्राफी से भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो लास्ट 2 क्वेश्चन मैं और मैं बता दे रहा हूँ। हालांकि मैप के लिए अलग क्वेश्चन है, अलग वीडियो है। अब यहाँ पर देखो ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर भी आपको सेम वर्क करनी है। नेम आपको लोकेट करनी है, नॉट लोकेट करनी है, आपको मालूम करनी है कौन सी जगह है वो, कौन सा आयरन ओर माइंस। तो यहाँ पर जहाँ पर आपको मैप में ए लिखा होगा, वहाँ पर आयरन ओर माइंस, कौन सा आयरन ओर माइंस है, उस प्लेस का नाम लिखना होगा। जहाँ पर आपको बी देखेंगे, वहाँ पर आपको टर्मिनल स्टेशन ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इस प्लेस को लिखना पड़ेगा, कौन सा प्लेस में ये दिया हुआ है। एंड ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट की गई है। तो यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये रेयरली पूछा जाता है, बट ये ए और बी और तीनों की यदि बात करें तो बी, ये जो विशाखापट्टनम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछा गया है कि विशाखापट्टनम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, तो ये आपको लोकेट करनी है और आपको लेवल करनी है वहाँ पर, कहाँ ये प्लेस जो है विशाखापट्टनम है। तो इस तरह से ये मैप वर्क भी मैंने बता दिया है, और ये 2015 का कंप्लीट क्वेश्चन है। और इस तरह से जो भी नेक्स्ट ईयर अलग अलग ईयर के जो भी क्वेश्चन होंगे, कंप्लीट मैं क्वेश्चन बताऊंगा, प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको एक्सप्लेन समझने में दिक्कत नहीं होगी और आप विदाउट फियर
फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप क्वेश्चन के आंसर लिख सकें। एग्जाम के बाद आप जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कैसे आपको हेल्पफुल मिला इस वीडियो से नहीं, और कौन कौन सा क्वेश्चन आपको टैली हुआ, कैसे आपने लिखा, अपना एक्सपीरियंस को जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।